आज सेकेंड यूनिट थर्ड सेमेस्टर की हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी यूनिट है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर है ही, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ आपको, ये जो होलिस्टिक अप्रोच है इन डिसीजन मेकिंग, ये आपको हेल्प कर पाएगी। डिसीजन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और आमतौर पर अक्सर हम लोगों के सामने दुविधा यही खड़ी होती है कि हम डिसीजन क्या लें और किस तरह से लें। हमारा डिसीजन सही होगा कि गलत होगा, और बहुत लोग होते हैं वो डिसीजन ले ही नहीं पाते। और पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ अगर डिसीजन नहीं लिया गया होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। डिसीजन जब आप किसी चीज पे लेते हैं, तो अगर आपने बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर स्ट्राइक नहीं किया तो आप उसमें फेल होते हैं। और जब फेल होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, और कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आपके भविष्य की जो भी प्लानिंग्स हैं वो सब डिस्करेज होने लगती हैं। तो अब इसमें देखिए, हॉलिस्टिक अप्रोच एंड डिसीजन मेकिंग। अब हॉलिस्टिक और अप्रोच एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये दो तीन शब्द आपको पहले अच्छी तरह पता लग जाना चाहिए। हॉलिस्टिक मीन्स, सभी को शायद अब पता होगा, ये शब्द कई बार यूज हो चुका है। अगर किसी को कोई शब्द के बारे में डाउट हो तो हमें बताइए, और यदि किसी को पूरी तरह पता है तो हमें बताइए, अगर कोई बताना चाह रहा है तो। हॉलिस्टिक मीन्स क्या होता है? हॉलिस्टिक शब्द बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, मालूम है? कोई बताना चाहेगा आप में से? नो वन। चलिए, या तो आप बोलना नहीं चाह रहे हैं या आपको पता नहीं है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। हॉलिस्टिक वेलनेस शब्द बहुत बार पढ़ा है। तो हॉलिस्टिक वेलनेस का मतलब होता है हमारा जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, तीनों तरीके से जब हम स्वस्थ हैं, शरीर से भी, मन से भी और आत्मा के स्तर से भी, तो ऐसी स्वास्थ्य को हॉलिस्टिक वेलनेस कहा जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य। केवल शरीर स्वस्थ होना स्वास्थ्य नहीं है। आप मेंटली किसी तरीके से परेशान है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो ये आप कंप्लीट स्वस्थ नहीं है। इसी तरीके से हॉलिस्टिक अप्रोच एंड डिसीजन मेकिंग, जो हम निर्णय लेते हैं उन निर्णय में हमारी ऐसी अप्रोच, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम जो डिसीजन लें ना, वो पूरी तरीके से सब परिस्थितियों और स्थितियों को जान के समझते हुए, कंप्लीट दूर तक जितना देख सकते हैं उतना देखते हुए हम डिसीजन लें, जिससे हमें अब फिर बाद में अफसोस ना हो। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग है क्या, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होती है ना। और भागवत गीता को इसमें लिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता। उसमें टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट क्या है, और धर्म क्या है, और हॉलिस्टिक मैनेजमेंट क्या है। धर्म एंड हॉलिस्टिक मैनेजमेंट। तो मद् भागवत गीता केवल इसलिए मत आप इसे समझ के चलिए कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है ये। आप इसे अपने मैनेजमेंट का एक पार्ट समझ के चलिए, तो आपको पता लगेगा कि ये जो ग्रंथ हैं या होली बुक्स होती हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो, होली का मतलब है कि उनमें जीवन मूल्य छिपे हुए हैं। तो हम ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, है ना। तो ह्यूमन वैल्यूज का मतलब ही ये है कि जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें मानवीय जो संवेदनाएं हैं, मानवीय जो हम कहेंगे गुण हैं, उनके बारे में दिया गया होगा। और एथिक्स और हमारे जो मोरल्स हैं, ड्यूटीज, उनके बारे में बताया गया होगा। तो इसके बाद में सेकेंड पार्ट इसका है डिस्कशन थ्रू डायलेमास। डायलेमास मीन्स होता है दुविधा की स्थितियां, है ना। और केस स्टडी, इसको हम बाद में लेंगे। आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं हॉलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग। टॉपिक बड़ा है, ब्रॉड है, उसमें चाहे सब्जेक्ट मैटर कम है थोड़ा सा, लेकिन टॉपिक ब्रॉड है। हम इसे लेके चलेंगे आज। तो देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। इट इज द फर्स्ट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे इट इज 21 जनवरी 2024। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यूनिट 2 है,
उसका पार्ट 1 है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज में, और इसकी टॉपिक है हॉलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, यही स्थिति होती है, ये दुनिया भर के लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और इस क्वेश्चंस में हम किस तरीके से उनके आंसर्स पाएं, किस तरीके से सॉल्यूशन पाएं। और आदमी का जीवन ही जो है वो दोराहा है, या जिसे हम चौराहा भी कहें। तो हर थोड़ी देर या थोड़े समय के बाद में हम उस स्थिति में आ जाते हैं फिर, जहां डिसीजन नहीं ले पाते। और अगर डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर आ गई, तो आप समझिए आप लाइफ में आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी एक चीज है, जब कोई डिसीजन आप लेते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर उन समस्याओं से और प्रॉब्लम से आप घबरा के अपने डिसीजंस को बदलते हैं, तो ये बहुत गलत है। डिसीजन देखिए, लीजिए, और लेने के बाद फिर आप उस पर डटे रहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि डिसीजन आपका सही हो। डिसीजन सही हो, ये कैसे डिफाइन करेगा? ये परिस्थितियां, आपके जीवन मूल्य, आपकी वैल्यूज, और टॉपिक क्या है, उसकी सोशल रिकॉग्निशन क्या है, इन तमाम सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करेगा। तो डिसीजन लेने के बाद फिर आप मुड़ के ना देखें, उसे प्रूव करें, चाहे वो फिर डिसीजन अच्छा प्रूव हो या खराब प्रूव हो। अच्छा होगा तो सफलता मिलेगी, और बुरा होगा तो सीखने के लिए मिलेगा। अभी तक आप 3 बिजनेस टाइकून्स को आपने पढ़ा इससे पहले। एक तो रतन टाटा जी को, एक विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी को, और एक माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को। इसके साथ ही आपको मैंने लास्ट में कल थोड़ा सा पढ़ाया था, वो उसके क्या नाम है, वारेन बफेट के बारे में, है ना। और वारेन बफेट ने, आपको मालूम है, 97 तक परसेंट तक अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी उसको डोनेट किया। बिल गेट्स ने ही ऐसा किया। और बट इनमें अंतर ये था इंडियन टाइकून्स और इनमें, कि इंडिया जो हमारी कल्चरल सिस्टम है, उसमें चैरिटी उसका इंटीग्रल एक पार्ट है शुरू से ही। और बाहर के लोग सबसे ज्यादा पहले अर्थ को वो देते हैं तवज्जो, और उसके बाद जब उससे मोह भंग होता है तब अलग भागते हैं, और हम लोग बैलेंस बना के पहले से ही चलते हैं काफी कुछ। तो फर्स्ट पहला ये, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग? व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग मींस? डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? तो decision making is the process of making choices by identifying a decision, gathering information, assessing alternative resolutions. तो डिसीजन मेकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कोई निर्णय क्या लिया जाना है, किस में लिया जाना है, कैसे लिया जाना है, उससे संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, और उस निर्णय लेने से पहले उसके अल्टरनेटिव्स और क्या हो सकते हैं उनके बारे में सोचते हैं। और इसके साथ ही हम उस डिसीजन मेकिंग के जो स्टेप्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हुए उनके प्रोज एंड कॉन्स को डिसाइड करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो हमारे लिए अगर फेवरेबल है, तो हमें वो लेना है या नहीं लेना है, कैसे करना है। तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। आप सही डिसीजन ले पाए, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इनमें क्या है? डिसीजन मेकर्स कॉग्निटिव एबिलिटीज। डिसीजन मेकर की अपनी जो योग्यताएं हैं, अपना जो उसके अंदर स्किल्स हैं। और योग्यताएं और स्किल्स कहाँ से मिलती हैं? आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस से। तो उसके साथ एक्सपीरियंसेस हैं, उस डिसीजन को लिए जाने से संबंधित सूचनाएं कितनी हैं। और टाइम एक होता है, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसके लिए टाइम डिफाइंड है, इतने टाइम में करना है। तो अगर आपको लगता है इतने टाइम में हो सकता है तो ठीक है, आपको लगता है 2 दिन में ये काम नहीं हो सकता है, तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। साथ में डिसीजन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, डिसीजन कितना कठिन है। जैसे कोई भी टॉपिक आप लेते हैं, कि मान लीजिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं आपको, ये कब तक खत्म होगा? अभी एक लोगों ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने उसका उत्तर दिया कि जब तक ये सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। अब दूसरा क्वेश्चन होता है, सिलेबस कब तक पूरा होगा? तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके पेपर से पहले ये सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि पेपर के बाद पढ़ाए जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो फिर अब उससे पहले पूरा होगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन है और टाइम कंस्टेंट है, दोनों इस पे डिपेंड करते हैं। तो हम इसको किसी भी तरीके से सिलेबस से पहले कंप्लीट करवाएंगे, और जिससे आपका रिवीजन और सब कुछ चीजें हो पाए, तैयार हो पाए, आप इसको बेहतर कर पाए, चाहे टाइम थोड़ा है
हम उसी तरीके से लेके चलेंगे। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलिस्टिक अप्रोच। डिसीजन क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, वो हमने पढ़ा। अब हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है। देखिए, हॉलिस्टिक अप्रोच मीन्स टू प्रोवाइड सपोर्ट दैट लुक्स एट द होल पर्सन। हॉलिस्टिक के लिए आप देखिए, जैसे आपका शरीर है, मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ। सेल, हमारे शरीर में सबसे छोटी यूनिट सेल है, और सेल्स के अंदर भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। अब हमारी 5 ट्रिलियंस 5 करोड़ ट्रिलियन से ज्यादा भी हमारी सेल्स हैं, और हमारी ये सेल्स इंट्रा कनेक्टेड हैं। इनसे मिलके हमारी उंगली बनी है, कोई पैर में हमारी यूज हो रही है, कोई सिर में यूज हो रही है, कोई माइंड में यूज हो रहे हैं, कहीं न्यूरॉन्स में यूज हो रहे हैं। लेकिन पूरा शरीर एक है। अगर एक छोटी सी पिन शरीर में किसी भी जगह चुभेगी, एक अगर चींटी भी काटती है, तो हमारे पूरे शरीर को पता लग जाता है। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, हमारा पूरा शरीर रिस्पॉन्ड करता है। अगर हमें कहीं डर दिखाई देता है तो हम वहां से भागते हैं। उस समय ये नहीं होता कि हमारी आंखें भागें और हम ना भागें, हम पूरे भागते हैं। तो ये हॉलिस्टिक है। तो अब हॉलिस्टिक डिसीजन क्या है। हॉलिस्टिक डिसीजन का मतलब ये है कि जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उससे कौन कौन प्रभावित होंगे, किस तरह से प्रभावित होंगे, किन को फायदा होगा, और उसको करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर प्रॉब्लम आती है तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा, और इससे आने वाले इफेक्ट्स क्या होंगे, और इससे में क्या बेनिफिट होने जा रहा है। ठीक है। तो ये तमाम चीजों को हम लेते हैं। अब यहाँ देखिए, हॉलिस्टिक अप्रोच में हॉलिज्म को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। रिफर्स टू ए पर्सपेक्टिव और फिलॉसफी दैट एम्फसाइज द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटर इंडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स विद इन ए होल। तो पूरी यूनिट है, शरीर जैसे हमारा एक पूरी यूनिट है। अब हमारे जो डॉक्टर्स को अगर आप देखें, तो वो कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ है, कोई आंखों का विशेषज्ञ है, कोई कान का विशेषज्ञ है, कोई नाक का विशेषज्ञ है। तो जब हमारे शरीर के स्वास्थ्य की बात करी जाए, तो फिर ये सारे डॉक्टर्स जो अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, फिर भी ये एक दूसरे पे डिपेंड है। हमारी आंख में हमें कम दिखाई दे रहा है, क्या कारण है। न्यूरोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, है ना। और हमारे ये मिनरल्स और विटामिन ए वगैरह की कमी भी हो सकती है। तो ये पार्ट फिर और न्यूरोलॉजी के और किसी के पास चले गए, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं, कारण हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइंस क्या करती है, साइंस तोड़ के देखती है। साइंस हर एक चीज को तोड़ के काट के देखना चाहती है। तो आ, और धर्म हमारा क्या करता है, वो हर चीज को जोड़ के देखता है एज ए होल। अब इसी चीज को अगर हम प्रोडक्शन के बारे में सोचें, तो जैसे कार्स का प्रोडक्शन होता है, टायर कोई बनाता है, उसका गियर्स कोई और बनाता है, इंजन ऑयल कोई और बनाता है। उसके कोई पार्ट एक डिपार्टमेंट में बन रहे हैं, कुछ पार्ट दूसरे डिपार्टमेंट में बन रहे हैं, और कुल मिला के हमारा ऑब्जेक्ट है एक कार को तैयार करना। तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच है। सब लोग अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट हैं। पेंटिंग डिपार्टमेंट पेंट करता है, और जो व्हील डिपार्टमेंट है व्हील्स को तैयार करता है, खिड़की विंडोज वगैरह बनाने वाला उसे करता है। तो ये कंप्लीट यूनिट है। और इसके अब जिस तरीके से वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो इंटरडिपेंडेंस हैं। देखिए, एक तो इंटरकनेक्टेड भी हैं, और इंटर डिपेंडेंट भी हैं, और अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हैं। दिस इज कॉल्ड हॉलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, ये holistic approach in decision making involves considering interconnected internal situations, recognizing relationship between various factors, and integrating diverse perspectives to make well-rounded and comprehensive decisions. तो holistic approach जैसा अभी आपको बताया कि interdependent है, interconnected है, interrelated है, और multifaceted है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको ये कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो उसके आधार पे लिए जाते हैं। रेदर देन फोकसिंग सोलली ऑन आइसोलेटेड एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि किसी एक एलिमेंट पर उस पर के ध्यान रखा जाए, पूरे को सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हॉलिस्टिक अप्रोच फॉर
मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजर आप जानते हैं कौन होता है? किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी जो वहां की व्यवस्थाओं को मैनेज करता है। और मैनेजर फिर डिपार्टमेंटल भी होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है, सब में अलग है। तो ये मैनेजर्स अपने यूनिट के हेड होते हैं। ठीक है। तो होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग encourages us to be aware of our actions and their impact on the whole। तो जब कोई फाइनल डिसीजन लेना होता है तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के लोग एक साथ मिलके बैठते हैं और फिर तब वो डिसीजंस लेते हैं कि जो डिसीजन हम लेने जा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों की राय क्या है और वो उसके बारे में कैसे सोचते हैं। जैसे जब कोई पेशेंट आता है और उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है तो सारे डिपार्टमेंट्स वाले लोग एक साथ बैठ के डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है ना। मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि व्हाट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन लेने की एक प्रक्रिया जो है वो क्या है? तो द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज सिस्टमैटिक एंड कॉग्निटिव series of steps or stages that individuals, group or organizations follow to make choices or reach conclusions। तो डिसीजन मेकिंग एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जिसमें अपने ज्ञान के आधार पर, हिंदी के शब्द मैं इसलिए ले लेता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, अपने ज्ञान के आधार पर अलग अलग स्टेजेस में या अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग जुड़े हुए हैं वो आपस में एक राय होकर किसी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो पहुंच सकें। ठीक। दीज स्टेप्स आर नॉट ऑलवेज लीनियर। ये स्टेप्स हमेशा क्रम में नहीं होते। कई बार हमें डिसीजन लेके आगे जाना पड़ता है, फिर पीछे आना पड़ता है, फिर आगे जाना पड़ता है। और कई बार हमें कई चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ता है। कई बार हमें पॉसिबिलिटीज को देखना होता है। इसके अलावा उस डिसीजन में उन चीजों को हमें एनालाइज करना पड़ता है जो उन्हें हमारे डिसीजंस के बाद में जो होने वाले काम है उन्हें प्रभावित करेंगे। साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं डिसीजन लेने के बाद में, जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमने नहीं सोचा होता है और फिर वो हमारे सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में हम उन्हें कैसे कोप अप करें, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं। तो देखिए व्हाट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये स्टेप्स आप यहाँ देख रहे हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और डिसीजन। सबसे पहले हमें देखना है कि हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है क्या वास्तव में। प्रॉब्लम को जितनी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, जितने बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, इसलिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, कंप्यूटर्स में लोग बात करते हैं तो क्या होता है। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझना। और देखिए ये पहला पॉइंट सबसे ज्यादा important है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो या कोई भी फील्ड हो। जैसे अगर हम सड़कें वगैरह भी बनाते हैं तो हम सबसे पहले इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं कि उनकी रिपेयरिंग का मौका कम से कम आए, हम इस तरीके से स्टार्टिंग करें। तो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है पहली चीज पे। क्योंकि बनाने के समय जो कॉस्ट आती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी रिपेयरिंग में होती है। तो इसलिए आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम डिसीजन और डिसीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। उस प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेक्स्ट है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। उस प्रॉब्लम के डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ सूचनाओं की जरूरत होगी जिसके आधार पर हम ले पाए। जैसे हम कोई एक मान लीजिए प्रोजेक्ट जो हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, उससे किन किन को क्या फायदा होने वाला है, कितना खर्चा आने वाला है, क्या ये सब व्यवस्थाएं संभव हैं या नहीं, ये तमाम चीजें होती हैं। फिर है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। तो अगर जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, अगर इस डिसीजन को न लें तो क्या इसके कोई अन्य विकल्प मौजूद हैं, इस पे ध्यान देना। मेकिंग ए चॉइस। अगर एक से ज्यादा विकल्प उपलब्ध हैं तो उनमें से कोई ना कोई जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आपने क्लियर करना है। इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। फिर जब डिसीजन आपने ले लिया तो बस उसको अब आपको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर डिसीजन लेने के बाद किसी प्रॉब्लम का फिर उसके काम जब स्टार्ट हो गया तो उसको मॉनिटर करना लगातार कि काम कहाँ तक पहुंच रहा है,
कितना पहुंच रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या उनमें कोई नई चीजें ऐड हो रही हैं। तो इन सब चीजों को देखना, और मॉनिटरिंग के बाद जब हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके रिजल्ट्स जैसे हमने चाहे थे वैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये फीडबैक के अंतर्गत आता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं अब यहाँ से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग में द भागवत गीता टेक्निक्स इन मैनेजमेंट। भागवत गीता जो हिंदुओं का होली बुक है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग की कला कहाँ छुपी है और कैसी छुपी है और किस तरीके से वो मानव जाति के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो द भागवत गीता, often referred to as the Gita, is 700 verse Hindu scripture that is part of the Indian epic Mahabharata. महाभारत में, महाभारत के जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत आप सभी को पता है, सभी लोग जानते होंगे कि एक महान युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में। तो वहां अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद है, उसको उस जिस पुस्तक में लिखा गया वो भगवत गीता कहलाती है। और उसमें 700 श्लोक हैं। और आपको पता है कि जो महाभारत हुआ था उसमें श्री कृष्ण योद्धा थे और उनके सारथी जो थे कैरियोटर, होते हैं जो रथ चलाने वाले लोग, तो जिन्हें सारथी कहा जाता है हिंदी में, तो वो श्री कृष्ण थे। The Gita addresses the concept of duty, righteousness, and the nature of existence, providing insights into the aspect of life, including management, dharma, and holistic living. तो ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि गीता हमें अपने जीवन के सिद्धांत, अपने कर्तव्य, अपने अधिकार और हमारा जो एग्जिस्टेंस है, प्राकृतिक हमारा जो एग्जिस्टेंस है हमारी, उसके साथ बहुत सारे जीवन के पहलू, जिनमें मैनेजमेंट भी है, हमारा धर्म, धर्म का मतलब जब हम बात करते हैं तो रिलीजन से ले जाते हैं, और बल्कि धर्म का मतलब है जिसे हम धारण करते हैं। और धारण करते हैं उसमें दो चीजें हैं, ड्यूटी और राइटियसनेस। हमारे कर्तव्य जिन्हें हम फॉलो करते हैं, और हमारे अधिकार क्या हैं उन्हें हम पूरी तरीके से संपन्न करते हैं कि नहीं, और हमारी हॉलिस्टिक लिविंग, हमारा संपूर्ण जीवन, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक। तो इसके अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने और किन्हीं भी बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों में श्रेष्ठ डिसीजन लेने के लिए मद् भागवत गीता को पूरी दुनिया में बहुत रिस्पेक्टेबल नजर से देखा जाता है। और इसमें वास्तव में जीवन के सारे वो चीज छुपे हुए हैं, रहस्य, जहां पर डिसीजन ले पाना किसी के लिए मुश्किल होता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हु शुड रीड द भागवत गीता। भागवत गीता किसे पढ़नी चाहिए? द यंग, छोटे बच्चों को, कि हम कैसे जिए, बूढ़ों को, कि हम कैसे मरें, द इग्नोरेंट, अज्ञानी को बुद्धि के लिए, और पढ़े लिखे को मानवतावादी सोच डेवलप करने के लिए, अमीर को दया सीखने के लिए, क्योंकि जितने अमीर हो जाते हैं वो दयावान नहीं रहते। और जो स्वप्न दृष्टा है उसको इंचेंटमेंट के लिए। और द प्रैक्टिकल फॉर काउंसिल, कोई जो भी कोई व्यक्ति है जो केवल बातें करता है या बहस करता है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने के लिए। द वीक फॉर स्ट्रेंथ, कमजोर को शक्ति के लिए, और स्ट्रांग को दिशा के लिए। जब आदमी शक्तिशाली हो जाता है तो आम तौर पर वो दिशा भ्रमित हो जाता है और गलत काम करने लगता है। हम्बल, द हम्बल फॉर एक्सलेशन, द वेरी फॉर द रेस्ट, द ट्रबल्ड फॉर द पीस। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा, अगर आप लोग कहीं पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। द डाउटिंग फॉर एश्योरेंस, ये बहुत बड़ी चीज है, डाउटिंग, संदेह। अगर आप किसी पे संदेह करते हैं तो भागवत गीता को पढ़ के और इसको जान के आप विश्वास करने की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। सिनर, पापी जो है, उसकी मुक्ति कैसे होगी। और एक सीकर है जो कुछ चाह रहा है, कुछ खोज रहा है, कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है,
उसको मोक्ष कैसे मिलेगा, ये, और द ह्यूमन फॉर गाइडेंस। तो मानव मनुष्य के लिए एक गाइडेंस के लिए, अगर मनुष्य सीखना चाहता है कि लाइफ को कैसे चलाएं, तो उसकी गाइडेंस के बारे में भगवत गीता को उसे पढ़ना चाहिए। अब द भगवत गीता, धर्म एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट। द भगवत गीता इज ए हिंदू स्क्रिप्चर दैट preaches a philosophy of self-management. It teaches the people should be independent, self-contented, self-stimulated and self-motivated. देखिए, भगवत गीता के ये शब्द बड़े प्यारे और बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ये सिखाती है कि सभी को स्वतंत्र होना चाहिए, सेल्फ कंटेंटेड। वो उनमें वो क्या होना चाहिए, कंटेंट मीन्स जिसको हम बोलते हैं अपने आप में कंप्लीट प्रसन्न और संतुष्ट, शब्द जो यूज किया जाएगा वो सेल्फ स्टिमुलेटेड, खुद ही अपने आप से किसी भी काम को करने की प्रेरणा, भावना और उत्साह, सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप से ही प्रेरित होना। किन के लिए, वो चीजें आप आगे बढ़ेंगे। द गीता ऑल्सो टीचेज दैट वर्क शुड बी परफॉर्म टू सर्व गॉड एंड अदर्स rather than for personal gain or recognitions। तो भगवत गीता क्या सिखाती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करने के लिए या दूसरों को समर्पित करने के लिए हम कर रहे हैं, न कि केवल अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए या अपनी धन प्राप्ति के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें भागवत गीता में जो आगे दिया गया है, कर्मण्य मेवाधिकारस्ते, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट एक श्लोक है जो शुरुआत होती है। तो पूरे उसका एक जो सार है वो ये है कि आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अब आपसे अगर कहा जाए किसी को बहस करनी हो, कोई भी बहस चालू कर सकता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक आप कोई इच्छा ना हो और काम कर सकें। कितने लोग मानते हैं कि ऐसा ही है कि बिना रिजल्ट के हम किसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा और उससे आप सभी लोग शायद स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये संभव है कि बिना इच्छा के भी काम हो सकता है। कितने लोग मानते हैं बिना किसी रिजल्ट की इच्छा के कोई काम हो ही नहीं सकता। हम अगर अगला कदम रखेंगे तो हम उससे पहले सोचेंगे हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम पैर बढ़ा रहे हैं। या हम कुछ भी करना चाहेंगे तो हम कोई ना कोई उसका रिजल्टिंग के रूप में हमारे दिमाग में जरूर आएगा। देखिए, मेरे को लगता है आप लोग इसमें शायद नहीं ज्यादा इंटरफेयर करेंगे, मतलब अपनी राय नहीं रखना चाहेंगे। तो मैं ही आपको बताता हूँ सीधा सा। आप रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, और भीड़ जा रही है, और अचानक क्या हुआ, किसी के हाथ से उसका जो पर्स था वो जमीन पे गिर गया और उसे पता नहीं, और आगे वाला चला जा रहा है, आप उसके ठीक पीछे हैं। जैसे ही गिरा आपने तुरंत उठाया और उसको दे दिया। अब जिस समय उसका पर्स गिरा था, पर्स उठाने से उसे देने तक के बीच में आपके दिमाग में कितने विचार आए? शायद कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं। ये आपका एक्शन विदाउट एनी रिएक्शन था। लेकिन जब आपने उसको पर्स दिया और उस व्यक्ति ने आपको थैंक यू तक नहीं बोला, बस यहीं पे अब आपका दिमाग घूम गया और आपने कहा कि इसे कम से कम धन्यवाद तो बोलना चाहिए था। तो इससे पहले यहाँ तक कोई उसका रिजल्ट आपके दिमाग में नहीं था। तो ये अब आपकी उम्मीद कि उसे धन्यवाद बोलना चाहिए था, ये अगर आपके अंदर आशा ना हो तो आपको कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपने पर्स उठा के दिया। अब वो धन्यवाद बोले ना बोले वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो कर्म तो आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, लेकिन उससे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। और कि अगर उम्मीद रखेंगे तो निराशा भी मिलेगी, और उम्मीद ही नहीं है तो निराशा भी अगर आएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीता सबसे ज्यादा यही सिखाती है। और ये जब आप सीख जाते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाती है कि जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को आप आत्म संतुष्टि के साथ, स्वतंत्रता पूर्वक और स्व प्रेरणा से करें, और उससे दूसरों का भी भला हो इसे सोच के करें। तो आप जो है एक होलिस्टिक मैनेजमेंट का पार्ट बन पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एथिक्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम भागवत गीता। भगवत गीता से हम मैनेजमेंट के क्या चीजें सीखते हैं। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे बहुत लोगों ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और बहुत कुछ कहा गया है। फिर भी इसको हम जितना थोड़ा बहुत शब्दों में संभव है उसे यहाँ पे कवर करते हैं।
Responsibilities are important in management. Bhagavad Gita all along speaks about owns duty and bounded duties. तो जिम्मेदारियां जो हैं वो हमारे जो मैनेजमेंट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और भगवत गीता में दो तरीके की जिम्मेदारियों के बारे में कहा गया है, एक धर्म और एक स्वधर्म। धर्म वो है जो हमें निभाना है, और स्वधर्म वो है जो आप बाउंडेड हैं उन्हें आपको तो निभाना ही निभाना है। ऑल एक्शन शुड बी गोल ओरिएंटेड एंड दोज एक्शन शुड बी reinforced विद धर्म। सभी जो आप काम करते हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लेकिन इन कामों का जो उद्देश्य है उसमें राइटियसनेस होनी चाहिए। मतलब वो अच्छे भावना से अच्छे उद्देश्य के लिए अच्छी तरीके से किए गए काम होने चाहिए। महात्मा गांधी का भी देखो एक यही सिद्धांत था कि अहिंसा का उत्तर अहिंसा अगर है तो वो गलत होगा। तो अहिंसा को हिंसा से अहिंसा से सॉरी हिंसा को हिंसा से दूर नहीं किया जा सकता, और अहिंसा से दूर किया जा सकता है। मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने टॉपिक पर रहता हूँ, वो अलग चीजें हो जाएंगी। देयर शुड बी एथिक्स एंड वैल्यू इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हमारी जो बिजनेस है या हमारा व्यवसाय है उसमें कुछ हमारे एथिक्स होने चाहिए और उनके कुछ मूल्य होना चाहिए। अगर हम केवल अपने बिजनेस को और अपने पेट पालने तक सीमित रहेंगे तो हम अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ भगवत गीता की टेक्निक्स क्या है मैनेजमेंट की। तो भगवत गीता सजेस्ट वन शुड ऑलवेज ट्राई टू मैनेज वन सेल्फ। हर एक व्यक्ति को हमेशा खुद को अपने आप को व्यवस्थित करने के बारे में प्रयास करना चाहिए। The manager must reach a level of excellence and effectiveness which sets him apart from those who he is managing. He must be an achiever. तो एक मैनेजर जो है उसको इतना ज्यादा है उसके अंदर उसकी कार्यशैली और अनुभव के आधार पर उसमें प्रभावशालीता और उसके अंदर उच्च जो जिन्हें हम कहेंगे हाई मोरलिटी थिंकिंग एंड उसको वो खुद प्रूव करे जिन चीजों के बारे में वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उनको खुद उसने प्रूव किया हुआ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति एक बेहतर मैनेजर हो सकता है। इधर राइट में आप देख रहे हैं एक आपको कर्मण्य मेवाधिकार से ये आगे आपको मिलेगा। अब मैं यहाँ पे इसके बारे में भी बात करूंगा, आगे बढ़ता हूँ। अब भागवत गीता क्या है, कहाँ से शुरू होती है, ये आपको जानने की जरूरत है थोड़ी सी। देखिए ये अर्जुन है और ये कृष्ण है, ठीक। जब युद्ध शुरू हो जाता है तो जिन लोगों ने महाभारत देखा है वो सभी लोग जानते हैं कि जब पहले तो युद्ध शुरू हुआ नहीं होता है उससे पहले ही अर्जुन बहुत बड़ी दुविधा में होता है कि युद्ध होगा कैसे होगा, लेकिन उधर उसे अपना अपमान भी दिखाई देता है, पंचाली का कष्ट भी दिखाई देता है, और उन कौरवों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार भी दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो युद्ध के लिए तैयार होता है। लेकिन जब युद्ध शुरू हो जाता है तो उसके सामने पितामह होते हैं, उसके अपने परिवारीजन सभी होते हैं। उसको दिक्कत केवल कौरवों में दुर्योधन और उसके भाइयों से होती है, और साथ में कर्ण से। लेकिन उनके सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं पितामह वगैरह, वो उसके बहुत प्रिय हैं। अब वो उनसे कैसे लड़ाई लड़े और उसे लड़ाई लड़नी है, ये द्वंद उसके दिमाग में है। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये लड़ाई पांडव कौरवों की जो हो आपके दिमाग में भी रोज एक लड़ाई रहती है। जैसे कोई लड़की है और कोई लड़का है, मान लो वो प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके घर वाले तैयार नहीं है। अब शादी करें कि न करें, ये डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डिसीजन वो कैसे लें। अब वो अपने इस युद्ध से लड़ेंगे, अपनी इस मानसिक स्थिति से लड़ेंगे। अब वो डिसीजन कितनी मुश्किल में लेंगे, उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने शादी करी तो उन्हें घर से भी निकाल दिया जाएगा। तो अब डिसीजन उनका कैसे हो और क्या हो, ये डिसीजन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जब ये अर्जुन ऐसी स्थिति में होता है कि वो कहता है कि ऐसे युद्ध से क्या फायदा जिसमें अपने ही सब मारे जाएंगे, और जब पितामह नहीं होंगे और परिवार के और अन्य जन नहीं बचेंगे तो मैं ऐसे राजा बन के भी क्या करूंगा, उस साम्राज्य कहाँ रह जाएगा जिसमें मैं राजा बनूंगा। तो अर्जुन
के ऐसे वचन होते हैं, और वो इतना ज्यादा निर्बल और कमजोर हो गया होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, धनुष बाण उठाने में सक्षम नहीं होता है। उस समय श्री कृष्ण उपदेश देते हैं अर्जुन को, यहाँ से गीता स्टार्ट होती है। तो अर्जुन क्या कहता है, जरा देखिए। अर्जुन कहता है, माइंड इज वेरी रेस्टलेस, फोर्सफुल एंड स्ट्रॉन्ग। ओ कृष्णा, इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड देन टू कंट्रोल द माइंड। तो अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस है, बहुत ही ज्यादा अस्थिर है। एक भी मतलब युद्ध करूं कि नहीं करूं, तीर चलाऊं कि नहीं चलाऊं, मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में इतने ज्यादा विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। और मैं ऐसी भयंकर कठिनाई में फंसा हुआ हूं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं मैं क्या करूं। मैं चलती हुई हवा को रोक सकता हूँ, जो एक असंभव चीज है, आप समझते हैं। वही कह रहा है कि मैं चलती हुई हवा को रोक सकता हूँ, लेकिन दिमाग में उत्पन्न हो रहे इन विचारों पर मेरा नियंत्रण नहीं है। हे कृष्ण, आप ही मुझे रास्ता बताएं। यहाँ से भगवत गीता का स्टार्टिंग होती है ना। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पे आप क्या देखिए, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा, आपको आसानी से पता लग जाए। प्रभावकारिता इज डूइंग द राइट थिंग्स। किन्हीं कामों को अच्छी तरीके से करना प्रभावकारिता कहलाता है। और एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट। और आपकी कुशलता इस तरीके से परिभाषित की जाती है कि आप चीजों को अच्छे तरीके से कर पाए। इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग, अच्छे काम करना एक प्रभावकारिता। और एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट, और अच्छे कामों को करना आपकी कुशलता है। आगे मैं पढ़ता हूँ, देखिए। अब यहाँ पे टेक्निक्स मैनेजमेंट की भागवत गीता की स्टार्ट होती हैं। तो द भागवत गीता written thousands of years ago enlightens us on all managerial techniques leading towards a harmonious and blissful state of affairs in place of the conflict, tension, poor productivity, absence of motivation and so on। आज की हमारी दुनिया में क्या है? दुनिया में या तो कोई कार बना रहा है, या कोई स्कूटर बना रहा है, कोई मोटरसाइकिल बना रहा है, कोई कोई प्लांट लगा रहा है, कोई मोबाइल कंपनी की में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सभी की दिक्कत क्या है कि वो सब, all managerial techniques leads us towards a harmonious and blissful state of affairs in place of the conflict। आज जो द्वंद्व है, झगड़ा है, टेंशन है, पैदावार कम हो रही है, हमारे अंदर स्वप्रेरणा है नहीं, हम अ, अपनी इच्छा से काम नहीं करते हैं, हमारे ऊपर जबरदस्ती काम थोपा जाता है, हम उस काम को अपनी ड्यूटी समझ के सिर्फ इसलिए निभा रहे हैं कि हमें वो काम करने के बदले में पेमेंट मिलेगी। हमें टारगेट दिए जाते हैं कि अगर आपने 2 लाख रुपए की सेल करी तो आपको इतना बोनस मिलेगा, और अगर 2 लाख से कम 1 लाख की सेल हुई तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी तमाम सारी स्थितियों को हम जीते हैं। ऐसी स्थिति में जो पीछे चीजें बताई गई थी, देखिए यहाँ पे मैं फिर एक बार आपको लेके चल रहा हूँ। ये जो बताया गया था आपको कि जब आप काम करते हैं तो काम आप ये समझ के करें, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिलहाल वो पीछे होगी काफी, कि आप जो कुछ वो काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, और दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप में संतुष्ट होगा, आप संतुष्ट होंगे उससे, आप समर्पित होंगे उससे, और सही तरीके से आपको काम कर पाएंगे, काम आपको भारी नहीं लगेगा, और वो आपको खराब नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ तक हमने ये कर लिया था, और इससे हम आगे यहाँ आ गए थे। अब यहाँ देखिए, द मॉडर्न वेस्टर्न मैनेजमेंट कंसेप्ट्स ऑफ विजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, एक्सीलेंस इन वर्क, अचीविंग गोल्स, गिविंग वर्क मीनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, ऑल आर डिस्कस्ड इन द भागवत गीता। अब हमारे जो पश्चिमी देश हैं, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, वहां पे मैनेजमेंट के सिद्धांत सिखाए जाते हैं, एमबीए, बीबीए और पीजीडीएम और दुनिया भर के कोर्सेज के द्वारा, कि हम किस तरीके से एक बेहतर लीडर बने, हम कैसे मोटिवेशंस लोगों में पैदा करें, हमारा काम श्रेष्ठ कैसे हो, हम अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर पाए, और गिविंग वर्क मीनिंग्स, जो काम दिए गए हैं उन्हें हम किस तरीके से बेहतर बना पाए, बेहतर डिसीजंस कैसे ले पाए। और ये सब चीजों पे, जिन पे आज इंजीनियरिंग वहां चल रही है,
ये सब हजारों साल पहले भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कैसे हम इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज भी जितनी पढ़ाई कराई जाती है वो केवल मनुष्य को मशीन बनाने के लिए हो रही है। मनुष्यता खत्म होती जा रही है इन टारगेट्स और इन चीजों को अचीव करने के पीछे, और हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मनुष्य पैसा कमा पा रहा है, संसाधन अच्छे हो गए हैं, उसको आरामदायक जिंदगी हो गई है, लेकिन उसके अंदर जो मानवीय गुण थे वो खत्म होते जा रहे हैं। दया, करुणा, सहयोग और सभी को साथ में लेके चलना, ये चीजें सब खत्म हो रही हैं। देयर इज वन मेजर डिफरेंस। अब ये सब जो चीजें सिखाई जा रही हैं भगवत गीता में भी हैं, इनमें विशेष अंतर क्या है? While Western management thought too often deals with the problems at material, external and peripheral levels. ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए। अब इनमें अंतर क्या है? हमारे भागवत गीता में भी ये सब सिखाया गया और पश्चिमी देशों में भी सिखाया जाता है। अब इनमें अंतर क्या है? अंतर सबसे बड़ा ये है कि पश्चिमी देशों में जो कुछ सिखाया जा रहा है वो मटेरियलिस्टिक है, कि हम अरबपति कैसे बने। और अरबपति बनने हमें 1 करोड़ रुपए पर मंथ का टर्नओवर बढ़ाना है, तो हम एम्प्लॉयज कितने रखें, एम्प्लॉयज से ज्यादा काम कैसे निकलवाएं। मतलब ये एक्सेंट्रिक है अपने टारगेट के लिए, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका वेल बीइंग उसमें नहीं है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस चीज को भी ये लोग ओवर रूल करके आगे बढ़ते हैं, लोगों का भला नहीं सोचते, और हमारे एनवायरनमेंट का और जो लोग हैं चारों तरफ उनका भला नहीं सोचते, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत कुछ गलत करते हैं। तो द भागवत गीता टैकल्स द इश्यू फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, जबकि भगवत गीता के द्वारा भी उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है जो इन सबके पीछे जो मानवीय सोच है वहां से, उसके जड़ से काम स्टार्ट करती है। वंस द बेसिक थिंकिंग ऑफ मैन इज इम्प्रूव इट विल ऑटोमेटिकली एनहांस द क्वालिटी ऑफ हिज एक्शंस एंड रिजल्ट्स। तो इसका क्या कहना है कि वंस द बेसिक थिंकिंग ऑफ मैन इज इम्प्रूव, एक किसी व्यक्ति की सामान्य सोच जो है अगर वो बेहतर बना दी जाए, तो आपका जो उद्देश्य है वो सरल हो जाएगा। उस व्यक्ति के काम करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा और उससे रिजल्ट अपने आप ही बेहतर होंगे। मतलब आप कैसे होंगे, गीता कैसे सहयोग करेगी, आगे देखते हैं। मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता, यहाँ पे आप देखिए लेसन नंबर 1 है, इस पे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए आप। इसमें फर्स्ट लेसन में क्या कह रहे हैं अर्जुन, वो कृष्ण, द फर्स्ट लेसन ऑफ मैनेजमेंट साइंस is to choose wisely and utilize scarce resources optimally। सबसे पहला मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो क्या है कि जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो दुर्लभ रिसोर्सेज हैं, जो मतलब खत्म हो जाएंगे, ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, उनको भी बेहतर तरीके से मैनेज करना है। तो उनका चुनाव हम कैसे करें, किस तरीके से करें? तो देखिए, शुरुआत महाभारत की, जो अभी वो पिछले पिक्चर में आपने देखा था कि अर्जुन बैठा था और कृष्ण उसे समझा रहे हैं, वो युद्ध के मैदान का है। लेकिन युद्ध भी स्टार्ट होता है उससे पहले, जब ये फाइनल हो गया कि अब युद्ध होना ही है, तो क्या होता है, यहाँ से पर्दा उठता है। जब अगर आप इसका मंचन देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो महाभारत बार में सबसे पहले क्या होता है, दुर्योधन चूज श्री कृष्णा लार्ज आर्मी फॉर हिज हेल्प while अर्जुन selected श्री कृष्णा's wisdom for his support। शुरुआत यहाँ से होती है। जब युद्ध तय हो गया कि अब युद्ध होना है, तो अर्जुन भी जाता है कृष्ण के पास और दुर्योधन भी जाता है। और शायद जिन लोगों ने महाभारत देखा है, जानकारी है, वो जानते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण सो रहे होते हैं उनके पैरों की तरफ बैठ जाता है, और दुर्योधन उनके सिर की तरफ खड़ा होता है। अर्जुन, वो श्री कृष्ण नींद से जब जागते हैं, तो कोई भी नींद से जागता है तो अपने सिर की तरफ नहीं देखता, उसका निगाह सीधी सी पैरों की तरफ जाती है। अर्जुन वहां दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से को सबसे पहले देखते हैं और उसे देख के उसे संबोधित करते हैं, पार्थ तुम यहाँ कैसे? तब तक पीछे दुर्योधन होता है। वो कहता है कि श्री कृष्ण मैं भी यहाँ पे हूँ, और मैं अर्जुन से पहले आया हुआ हूँ,
इसलिए मेरा अधिकार पहले है आपके ऊपर, जो कुछ मैं मांगना चाह रहा हूं अर्जुन का बाद में। यहाँ अर्जुन कुछ भी नहीं कहता, लेकिन श्री कृष्ण ही कहते हैं कि देखो मैंने पहले जिसे देखा है उसका अधिकार मेरे ऊपर पहले बनता है, और आपको मैंने बाद में देखा है। लेकिन वो कहता है मैं तो पहले आ गया था और सिर की तरफ बैठा था। तो यहाँ एक चीज आपको समझने वाली चीज ये है कि जिससे आपको कुछ लेना है उसके लिए आप विनम्र बनिए, उसके सामने झुकिए, और उसके सिर पे मत बैठिए। मतलब कोई भी काम ऐसा ना करें जो उसे गलत लगे, है ना। तो सिर पे आप लोग देखिए, गुस्से में भी लोग कहते हैं हमारे सिर पे बैठ जाओ, है ना। तो एक ये मुहावरा शायद यहीं से आगे बढ़ा। तो क्या होता है कि वो कहता है दुर्योधन कि पहले मेरा अधिकार बनता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, पहले अर्जुन का बनता है। अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम मांग लो, तुम बताओ कैसे आए हो। तो बोला युद्ध स्टार्ट होने वाला है और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा सहयोग दें। तो उनकी जो सेना होती है अर्जुन की, वो श्री कृष्ण की, वो बहुत बड़ी होती है। और बहुत ही मतलब दुनिया में ऐसी कोई दूसरी सेना उस समय शायद नहीं थी। और दुर्योधन यही चाहता था कि अर्जुन तो अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण अकेला करेगा भी क्या, हमें केवल ये मिल जाए आ, सेना उनकी, तो वो हमारे लिए बेहतर होगी। और वो ही होता है। तो जैसे ही वो सुनता है कि अर्जुन मांग रहा है श्री कृष्ण से कि आप मेरे साथ में हो, है ना, तो वो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि देखो अर्जुन हमारा छोटा भाई भी है, तो श्री कृष्ण जो कुछ ये मांग रहा है इसे दे दें, मैं आपकी सेना से ही संतुष्टि कर लूंगा। जबकि वास्तव में वो इस बात से बहुत खुश होता है। तो ये पहला डिसीजन है, पहला लेसन है कि जो भी डिसीजन आप लेने जा रहे हैं उस डिसीजन में सबसे पहला स्टेप आपका जो है वो ये है कि डिसीजन आपका राइट हो, आप सही चुनाव करें। कई विकल्प मौजूद हैं, 10 विकल्प मौजूद हैं, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो उसे लें। उसके सामने दो विकल्प थे, एक तरफ श्री कृष्ण जिन्होंने इसका वो भी लिया हुआ था प्रण की वो युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और दूसरा उनकी सेना। तो यहाँ पे श्री कृष्ण को अर्जुन ने चुना, ये उसका एक अच्छा डिसीजन था। तो यहाँ से बात शुरू स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे वर्क कमिटमेंट आता है कि जब आपने चुनाव कर लिया और अब युद्ध स्टार्ट होना ही है, तो अब आपको युद्ध करना ही है। अब आपके सामने विकल्प नहीं है वहां से भागने का, अब तो आपको युद्ध करना ही है। लेकिन अर्जुन इसी जगह पे आके बड़ा कमजोर पड़ जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत परेशान होता है, युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं होता है, और वो हथियार छोड़ के वहां से भागना चाहता है। वो मतलब अब एस्केपिंग करना चाहता है। तो यहाँ से श्री कृष्ण के वो उपदेश स्टार्ट होते हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिए। अब वर्क कमिटमेंट में देखिए वो क्या कहते हैं। A popular verse of the Gita advises a detachment from the fruits of result of action performed in the course of one's duty. कोई कर्तव्य का पालन करते समय यदि आप जो कर्तव्य कर रहे हैं, तो ए पॉपुलर वर्स ऑफ गीता एडवाइस डिटैचमेंट। तो उस किए जाने वाले कर्तव्य से आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा इसके बारे में आपका अटैचमेंट कतई होना ही नहीं चाहिए। आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि उससे रिजल्ट क्या होगा। आपको केवल कर्तव्य करना है, और रिजल्ट न तो आपके ऊपर डिपेंड है और न ही आपको सोचना चाहिए। आगे इन फैक्ट द वे द वर्ल्ड वर्क्स मींस दैट events do not always respond positively to our calculations and hence expected fruits may not always be forthcoming. वास्तव में वर्ल्ड वर्क्स मींस दुनिया जो है उसका प्रचलन क्या है कि हमने जो कुछ सोचा है या हमने जो कैलकुलेशंस लगाई हैं उन्हीं के हिसाब से ही हमें रिजल्ट मिलेंगे। आने वाले समय में वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप कतई रिजल्ट की परवाह न करें, क्योंकि अच्छा सोचा होगा बुरा होगा तो आपको खराब लगेगा, अच्छा हो गया तो कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, दैट मे बी द मैटर। सो द गीता टेल्स अस नॉट टू मॉर्गेज प्रेजेंट कमिटमेंट टू एन अनसर्टेन फ्यूचर। इसलिए जो अनिश्चित भविष्य है उसके लिए वर्तमान को आप गिरवी न रख दें।
मतलब भविष्य में क्या होगा, रिजल्ट तो आपको पता नहीं है, और आज आप युद्ध के मैदान से छोड़ के भाग जाएं तो ये सबसे बुरी बात होगी। आगे वो क्या कहते हैं, दस द बेस्ट मीन्स ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द वर्क इटसेल्फ। इसलिए प्रभावी प्रदर्शन के लिए और प्रबंधन के लिए आपके काम करने का तरीका ही एकमात्र जरिया है। अटेनिंग दिस स्टेट ऑफ माइंड कॉल्ड निष्कामा is the right attitude to work because it prevents the ego, the mind from dissipation uh, of attention through speculation on future gains or losses. तो निष्काम कर्म मतलब जिसमें फल की इच्छा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आप ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और आपको इसकी इच्छा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको प्रमोशन मिलेगा, या उससे आपको इंसेंटिव इंसेंटिव मिलेगा, या उससे आपको कहीं का टूर मिलेगा, ये आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं है, आप काम करने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उचित समझिए कि आपको उसका रिजल्ट 100% अपने आप ही मिलेगा। और अगर आपने ये इच्छा रखी कि इसकी वजह से हमें ये मिलेगा, तो आपका ईगो आपके आड़े आएगा, आपका दिमाग भी उसमें आपको दिक्कत देगा, और आपका ध्यान जो है भविष्य के नफा और नुकसानों में पड़ के अपने कर्म को पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए निष्काम कर्म के बारे में प्रश्न ने सेकंड लेसन में कहा है कि आप केवल ये देखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसे छोड़ के अपना कर्म करो। शॉर्ट में मैं कवर करके चल रहा हूँ काफी। मोटिवेशन, सेल्फ एंड सेल्फ कॉन्स्टेंस। तो अब क्या है, इट हैज बीन presumed for many years that satisfying lower order needs of workers, adequate food, clothing and shelters का की फैक्टर्स मोटिवेशन। तो देखिए, आज की डेट में अगर अर्जुन और कृष्ण के वार्तालाप को लेके आप चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अर्जुन जिस तरीके से जिन टेंशन्स में है, उन टेंशन्स को आज के अगर इंडस्ट्रीज में हम देखें, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचते हैं कि हमारे जो वर्कर काम करते हैं, तो वो सभी कुछ केवल हम उनके भोजन, कपड़ा और रहने की व्यवस्था कर दें, तो इससे वो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। टाइम 9:15 हो रहा है, टाइम ओवर हो रहा है। चलिए हम एक दो स्लाइड्स और हैं, इन्हें 5 लेसन है, इन्हें कंप्लीट करते हैं आज, उसके बाद हम ऑफ कर देंगे। ओके, सो दिस सिचुएशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द थ्योरी ऑफ सेल्फ ट्रांसटेंस और राइजिंग अबव propounded in the Gita. Self-transcendence involves renunciation, egoism, putting others before oneself. तो आप अगर अपने आप को सबसे उत्कृष्ट समझने लगे, सबसे ऊपर समझने लगे, तो इससे आप में अहंकार आ जाएगा और आप सभी से पहले खुद को समझने लगेंगे। बजाय इसके आपको क्या करना है, टीम वर्क को प्रमोट करना है और कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को सहयोग देना है, और विश्वास एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। लोअर नीड्स फॉर हायर गोल्स। तो इंडीड पोटेंशियल सेक्रीफाइंग, तो आपको बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी, अपनी इच्छाओं की, अपने मन की, अपने तमाम चीजों की। चौथा लेसन है, वर्क मस्ट बी डन विद डिटैचमेंट। इसी का ही पार्ट चल रहा है कि किसी भी स्थिति में किया गया काम निष्काम होना चाहिए, बिना किसी इच्छा की प्राप्ति के। इट इज द ईगो दैट स्पॉइल्स वर्क एंड द ईगो इज द सेंटर पीस ऑफ मोस्ट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो हमारा अहंकार है जो हमें बहुत सारी प्रेरणाएं होती हैं उन्हें खत्म कर देता है, और उनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। वी नीड टू merely ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बट ए थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन। तो हमें मोटिवेशन की थ्योरी की जरूरत है, बट होता क्या है, बट ए थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन। He who shares the wealth generally only after serving the people through work done as a sacrifice for them is freed from all sins। देखिए इसका कंक्लूजन अब यहाँ पे ये आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसने जो धन कमाया है, वो धन लोगों में बांटने के साथ, थ्रू वर्क डन एज सेक्रीफाइस फॉर देम, उस धन को अन्य लोगों में बांटने के साथ, और उसके लिए जो भी उसे कुर्बानी देनी पड़े, वो कुर्बानी देने के साथ त्याग करने के बाद फिर जो धन का बचे हुए धन का प्रयोग करता है, तो ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त रहता है। जबकि दूसरी तरफ ऑन द
contrary, those who earn wealth only for themselves eat sins that lead to frustration and failure. दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो केवल कमाई करता है अपने के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार तक के लिए सीमित होने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, तनावग्रस्त होता है और जीवन में फेल होता है। अब है हमारा लास्ट फिफ्थ है वर्क कल्चर, कि हमारा वर्क जो कल्चर है वो कैसा हो। तो एन effective work culture is about vigorous and arduous efforts in pursuit of given or chosen tasks. Sri Krishna elaborates on two types of works. श्री कृष्ण दो तरीके के कामों के बारे में कहते हैं। काम देखो, एक जो जानवर काट रहा है वो व्यक्ति भी काम कर रहा है, और एक जो जानवरों को चरा रहा है वो भी काम कर रहा है। तो दोनों में अंतर है। एक दैवी संपत्त काम है, एक आसुरी संपत्त है। तो दैवी संपत्त वो है जो पॉजिटिव है, फियरलेस है। अगर ऐसे काम करेंगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, आपकी पवित्रता मेंटेन रहेगी, आप अपने नियंत्रण में होंगे, आपको त्याग करना होगा, आप सिर उठा के चल पाएंगे, आप गलत चीजों को गलत कह पाएंगे, आपको शांति मिलेगी, आप किसी दूसरों में कमियां नहीं ढूंढेंगे, आप में लालच नहीं होगा, आप महानता को प्राप्त होंगे, और आप किसी के साथ कोई घृणा या द्वेष की भावना आपके अंदर नहीं होगी, अगर दैवीय वर्क आप कर रहे होंगे तो। आसुरी वर्क, आसुर आप जानते हैं राक्षसों को कहा जाता है। तो ईगो, हमारा अहम, डिल्यूजन, हमारा दूसरे चीजों को किसी भी तरीके से प्राप्त करना, या खुद की अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं दूसरे के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए भी, और इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस, बिना काम किए किसी की प्राप्ति, और वर्क नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड सर्विस, ऐसा काम जो किसी की सेवा के लिए ना हो, ऐसे किए गए काम सब आसुरी वर्क कल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो श्री कृष्ण ये 5 लेसन्स देते हैं अर्जुन को, उसके बाद फिर काम आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट इसमें था भागवत गीता टेक्निक्स इन मैनेजमेंट में, mere work ethic is not enough. The hardened criminals exhibits on excellent work ethic. What is the needed is a work ethic conditioned by ethics in work. आप देखिए, वही मैंने शुरू में भी आपसे कहा था, ये लास्ट है, कि केवल काम करना ही काफी नहीं है ना। दी हार्डन क्रिमिनल्स, बहुत बड़े जो क्रिमिनल हैं, वो भी कई कामों को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। जरूरत यह है कि जो भी हम काम करें वो हमारे एथिक्स के अंतर्गत हों। इट इज इन दिस लाइट ऑफ द काउंसिल योगा कर्मेसु कौशलम should be understood. Kausalam means skill or techniques of work which is an indispensable component of work ethic. योगास कर्मेसु कौशलम मतलब हमें जो भी स्किल अचीव करनी है, जो भी काम हम कर रहे हैं, वह पूरे कुशलता और समग्रता के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही जो वर्क रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं फिफ्थ को पूरा कर लूँ, फिर मैं आज का सेशन यहाँ खत्म करता हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है। आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर दैट। द गीता further explains the theory of detachment from the extrinsic reward of work in saying, if the result of sincere efforts is a success, the entire credit should not be appropriated by the doer alone. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो काम करेंगे उसमें अगर आपको सफलता मिलती है तो वो सफलता आप अकेले उसका श्रेय न लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पे भी, अगर सफल हुए तो। और अगर आप असफल होते हैं तो आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो यहाँ पे एक वचन ये है, इफ द रिजल्ट ऑफ सिंसियर एफर्ट इज फेलियर, आपने खूब मेहनत करी फिर भी आप फेल हुए, तो इस फेलियर को भी आप किसी दूसरे को जिम्मेदार न ठहराएं। मतलब सक्सेस सब में बांटें और फेलियर खुद में बांटें, है ना। सफल हुए तो दूसरों को उसका श्रेय दो, और अगर असफल हुए तो अपने आप को उसका जिम्मेदार ठहराओ। इससे बड़ा और कोई लेसन शायद नहीं हो सकता। यहाँ पे हम आज इस यूनिट को खत्म करते हैं। अब ये लास्ट जो स्लाइड है आपके सामने, कर्मण्य में बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगोस्तास कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्म फल में हेतु रखने वाला मत हो, तथा तेरी अकर्म में कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। देखो, अब ये है कि आप ये कहो कि
जो भी काम हम कर रहे हैं उसको अगर अब पहले से ही लिखा है भाग्य में कि ऐसा होगा, तो वो होगा ही, हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे विचार भी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, काम करना ही है और काम करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही इस सेशन को मैं यहीं खत्म करता हूँ। आगे के लिए हम कल इस सेशन को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर अभी किसी का यहाँ कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आप बात कर सकते हैं। यस प्लीज। सो आई थिंक देयर इज नो वन, और टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू all who have joined this today's program. Thank you, Bharti, and all those who are joining in this today's program, this session particularly. और इसमें नेक्स्ट सेशन काफी इम्पोर्टेंट है इसका, तो वो आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए कल का। सो थैंक यू। यस, उज्जवल, श्वेता, रुचि, सलोनी, सौर्यमणि, पल्लवी, नूबी, नाजिया, रिया, मोनू, भारती, भारती, सोनी, ध्रुव प्रकाश, करुणा, मनीषा, Varkha, Anuj, Ansu, Abhishek, and all those candidates who are with us, and I am not able to speak up their names because time constraint is important. तो मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। और नेक्स्ट हम लोग अगली सर्टिफिकेट इन योगा वोकेशनल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसको यहीं हम ऑफ करते हैं। थैंक यू ऑल, गुड नाइट एंड टेक केयर। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा से लॉग इन कर लेंगे।